तो आज हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पढ़ा था हमने। उसमें हमने पढ़ा था एग का स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, और हमने oogenesis भी पढ़ा था कि एग कैसे बनता है। एक बार एक छोटा सा मैं आपको रिवीजन करा दूं oogenesis से, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है फॉलिक्यूलोजेनेसिस। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो था दैट वाज प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, कौन सा सेल था वो? प्राइमोर्डियल जर्म सेल था। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल था ये क्या था? ये डिप्लॉइड था। ठीक है, फिर ये माइटोसिस में जाता है। तो जब ये माइटोसिस में जाता है तो जो सेल बनता है माइटोसिस के बाद उसे हम कहते हैं oogoनियम। ठीक है, क्या कहते हैं हम? oogoनियम कहते हैं। फिर ये oogoनियम आगे जाके वापस से माइटोसिस में जाता है और ये ग्रोथ होता है। इसका क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, ये साइज में बड़ा हुआ, और तब ये क्या बन जाता है? तब ये बन जाता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, और ये प्राइमरी oocyte जो है ये अब अपना मियोसिस स्टार्ट करेगा। और मैंने आपको कहा था कि मियोसिस के अंदर दो स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो ये मियोसिस 1 में जाएगा, पर ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये मियोसिस 1 पे ही स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको अभी भी प्राइमरी oocyte कहूंगा, क्योंकि ये अरेस्ट हो गया है। अरेस्ट मतलब स्टॉप हो गया है। इट अरेस्ट एट प्रोफेज, है ना, मियोसिस 1 के प्रोफेज वाले स्टेज में। टू बी और अच्छे से आपको अगर मैं बोलूं तो ये प्रोफेज के कौन से स्टेज पे जाके स्टॉप होता है? डिप्लोटीन। ठीक है, प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज पे जाके स्टॉप होता है। और ये डिप्लोटीन स्टेज कौन से स्टेज का है? प्रोफेज 1 का है। प्रोफेज 1 का है ये डिप्लोटीन स्टेज। तो ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर पाया। ये मैं यहाँ पे अभी भी लिखूंगा कि ये मियोसिस 1 में गया, बट अभी तक मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये मियोसिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज जो कि प्रोफेज 1 का स्टेज है उसमें आके स्टॉप हो गया। इसके लिए कई बार हम इसको डिप्टिएट oocyte भी कह देते हैं। डिप्टिएट oocyte भी कह देते हैं हम। ठीक है, अब ये आगे जाके ये डिप्टिएट oocyte अपनी मियोसिस 1 आगे जाके कंप्लीट करता है। तो जब ये अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, मैं यहाँ पे अब लिखूंगा कि मियोसिस 1 क्या किया इसने? कंप्लीट किया। तो जब ये मियोसिस 1 कंप्लीट करता है तब मैं इसे कहूंगा सेकेंडरी oocyte। तब मैं इसे क्या कहूंगा? सेकेंडरी oocyte। और फिर ये सेकेंडरी oocyte किस में जाएगा? मियोसिस 2 में जाएगा। अब ये किस में चला गया? मियोसिस 2 में चला गया, पर ये भी अपना मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं कर पाता है। ये सेकेंडरी oocyte जो है ये अभी भी आगे जाके किस स्टेज पे अरेस्ट हो गया? मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे जाके अरेस्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अरेस्ट। अरेस्ट मतलब स्टॉप। अरेस्ट एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। और फिर ये आगे जाके
फिर ये आगे जाके ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है। और तब हम इसे क्या कहते हैं? ओवम। तो यही मैंने बताया था आपको। पहला वाला सेल था प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये पहले क्या बताता था? माइटोसिस। और माइटोसिस में तो तुमको पता ही है कि अगर मदर सेल डिप्लॉयड है तो उसका डॉटर सेल भी क्या होगा? डिप्लॉयड ही होगा। फिर ये सेल का साइज बड़ा हो जाता है तो क्या बनता है? प्राइमरी oocyte बनता है। अब प्राइमरी oocyte भी क्या है? अभी भी डिप्लॉयड ही है, क्योंकि बस सेल जो है वो साइज में बड़ा हो गया। पर ये प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 पूरी कंप्लीट कर लेता है और जब ये सेकेंडरी oocyte बनता है तो सेकेंडरी oocyte क्या होगा? गरिमा बताइए, हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉयड होगा? हैप्लॉइड होगा ये, ठीक है। तो ये होगा हैप्लॉइड। और ये सेकेंडरी oocyte जब आगे जाके ओवम बनेगा तो ओवम भी हैप्लॉइड ही होता है। तो यही मैंने आपको बताया था। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये प्राइमरी oocyte पहले मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे जाके स्टॉप हो जाता है। और ये जाके स्टॉप होता है, और ये कब होता है? ये होता है ड्यूरिंग, यहां, ये जो पूरा फेज है ये एम्ब्रियोनिक फेज है। एम्ब्रियोनिक फेज मतलब जब वो बच्ची मदर के पेट में थी, ठीक है। तो इसे मैं कहूंगा एम्ब्रियोनिक फेज। ठीक है। उसके बाद ये जो फेज है ये उसका पूरा चाइल्डहुड है, पूरा बचपन है उसका, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड समझ रहे हो? पहले साल से लेके 12 साल तक कुछ नहीं बन रहा है। सारे के सारे एग जो है वो अभी तक प्राइमरी oocyte के फॉर्म में है, जो कि डिप्टिएट में है। पर यहां से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। यहां से क्या स्टार्ट हुई? प्यूबर्टी। मुझे गरिमा बताइए, प्यूबर्टी क्या होता है? बताइए गरिमा, क्या होता है प्यूबर्टी? ओके। तो प्यूबर्टी जो होता है वो एट द एज ऑफ 13 होता है, जब सेक्स हॉर्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 13 के एज से प्यूबर्टी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 13 ईयर से स्टार्ट हुआ। और तब ये सेकेंडरी oocyte, तब ये प्राइमरी oocyte जो है वो अपना मियोसिस 1 रिज्यूम करता है, और तब जाके ये सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है। और फिर यहां से लेके पूरा प्यूबर्टी पूरा और आगे का लाइफ टाइम तक सेकेंडरी oocyte बनेगा। प्यूबर्टी के बाद से लेके बाकी के थ्रू आउट द लाइफ टाइम तक चीजें बनती है। तो ये जो पीरियड मैंने बताया था, ये वाली जो पीरियड, ये आफ्टर प्यूबर्टी है। ये है आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी के बाद 13 साल से लेके पूरा 45 साल तक उनके अंदर ऐसा होता है। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो, आप लोगों को मैंने बताया था ओवरी, कुछ याद आ रहा है? ये ओवरी के अंदर मैंने बताया था कि अंदर का जो पार्ट होता है उसे मेडुला कहते हैं और बाहर का पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। अब कॉर्टेक्स के अंदर अगर आप देखो तो कॉर्टेक्स के अंदर ऐसा छोटा सा फॉलिकल था, और उस फॉलिकल के अंदर एग था। फॉलिकल के अंदर क्या था? एग था। अब जैसे जैसे वो फॉलिकल बड़ा हो रहा था, ये फॉलिकल बड़ा हो रहा था, तो मैंने देखो ये वाले को क्या कहा था, ये वाले को क्या कहा था? बताइए, सबसे पहला वाला फॉलिकल कौन सा था?
वेरी गुड, हाँ इसे हम कहते थे प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ये वाले क्या कहते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, इसे हम कहते हैं टर्शरी फॉलिकल, इसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसे हम कहते हैं रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, जो कि रप्चर हो गया मतलब फट गया है। और एक बार ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो वो बन जाता है कॉर्पस लूटियम। तो ये है कॉर्पस लूटियम, और ये आगे जाके बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकम। ठीक है, यही स्टेज जो है वो आगे आगे कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, ये देखो ये आगे आगे कंटिन्यू हो रही है ये। अब मुझे आपको यही बताना है कि पहला वाला जो फॉलिकल था प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उसमें एग था, पर जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप हो रहा है वैसे वैसे अंदर का एग भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए फॉलिकल जो है, फॉलिकल के अंदर एग है, अब ये फॉलिकल बढ़ रहा है तो ऐसे से अंदर का एग भी डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे तो एग बाहर निकल गया। तो ये एक्चुअली जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है उसको मैं रिलेट करूंगा यहां पे, यहां पे मैं रिलेट करूंगा। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है ये किस में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर। ठीक है, बाद में oogoनियम आगे प्रेजेंट है किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में। ये भी किसमें प्रेजेंट है? प्राइमरी फॉलिकल में। ये भी किसमें प्रेजेंट है? प्राइमरी फॉलिकल में। इवन सेकेंडरी oocyte अभी भी किसमें है? प्राइमरी फॉलिकल में ही है। और यही सेकेंडरी oocyte अभी भी किसमें है? सेकेंडरी फॉलिकल में ही है। ठीक है, यही यहां पे एक सेकंड मुझे करेक्शन करना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये अभी भी किसमें है? प्राइमरी फॉलिकल में। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये भी अभी भी किसमें है? प्राइमरी फॉलिकल में। अब जन्म के बाद ये प्राइमरी oocyte से ही सेकेंडरी oocyte बनता है, राइट? तो मुझे ये बोलना है कि ये प्राइमरी फॉलिकल में भी आता है और आगे जाके किस में आ जाता है? ये सेकेंडरी फॉलिकल में आ जाता है। और ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये अभी भी किस में है? सेकेंडरी फॉलिकल में है। आगे जाके किस में आ जाता है? टर्शरी फॉलिकल में आ जाता है। और फिर फाइनली जब ये अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 पे तब ये किस में आ जाता है? ग्राफियन फॉलिकल। आप है ना चीजों को रिलेट करो। मैंने यहां पे जो बनाया है वो मैंने एग का डेवलपमेंटल स्टेज बताया, मतलब मैंने oogenesis बताया। oogenesis मतलब समझ रहे हो कि इसके अंदर का जो एग बन रहा है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का एग है, व्हाइट कलर का क्या है? एग है।
तो जो एग बन रहा है वो वाला स्टेज मैंने यहाँ पे बताया। इसके लिए मैंने देखो व्हाइट से ही लिखा हुआ है। आप ऐसा एक रिलेशन बना लो कि मैंने जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है वो सारी चीज ये अंदर के व्हाइट कलर के लिए, ठीक है। पर ये जो येलो वाली है, येलो वाली क्या है बताइए? येलो वाली है फॉलिकल्स। तो फॉलिकल बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिकल बनने की प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो आप देख रहे हो कि पहला प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफिन फॉलिकल ऐसे करके बना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स था, फिर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte आया और सेकेंडरी oocyte भी आया। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल ही आया। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte आता है और सेकेंडरी oocyte आ जाता है। और टर्शियरी फॉलिकल्स में भी कौन आता है? सेकेंडरी oocyte आता है, पर वो मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है। वही चीज देखो मैं यहाँ पे रिलेट करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये देखो वापस से एक बार, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स किस में प्रेजेंट है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल में। ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस है, कैसे फॉलिकल्स बन रहे हैं। ओके, ये देखिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स किस में प्रेजेंट है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल में। फिर वो ऐसे डेवलप जैसे जैसे हो रहा है, देखो जैसे जैसे एग डेवलप हो रहा है वैसे वैसे फॉलिकल भी तो डेवलप होगा ना। तो ये oogenesis है, ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस है। मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि एग के डेवलपमेंट के किस स्टेज पर वो फॉलिकल्स है। मतलब अगर मैं प्राइमरी oocyte कहता हूं जो कि अरेस्टेड है मियोसिस 1 पे, तो वो टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल ही है। और वही प्राइमरी फॉलिकल से आगे जाके क्या बन जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल। वो क्या बन गया आगे जाके? सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। फिर जन्म के बाद, बचपन के बाद अभी भी वो प्राइमरी oocyte है, पर ये प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनता है तब वो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। और फिर सेकेंडरी फॉलिकल से तब वो क्या बनेगा? टर्शियरी फॉलिकल। फिर ये टर्शियरी फॉलिकल आगे जाके बनेगा ग्राफिन फॉलिकल। तो जब ग्राफिन फॉलिकल बनता है वो स्टेज पे oocyte किस स्टेज पर अरेस्टेड है? मेटाफेज 2 पर अरेस्टेड है। तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड क्या देख रहे हो? फॉलिक्यूलोजेनेसिस देख रहे हो। ये वाले पेन से लिखता हूं मैं। यहाँ पे आप साइड बाय साइड देख रहे हो फॉलिक्यूलोजेनेसिस है। ये प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। ये देखो, ये देखिए, मतलब आपको बस इस चीज को कोरिलेट करना है। कोरिलेट समझ रहे हो कि प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्टेड है प्रोफेज 1 पे, मियोसिस 1 के, उस स्टेज में वो फॉलिकल क्या था? वो प्राइमरी फॉलिकल था। फिर अभी वो प्राइमरी फॉलिकल क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल। तो अभी भी सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है? प्राइमरी oocyte ही है। फिर अभी उस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte बना। फिर ये सेकेंडरी oocyte आगे, फिर अभी भी सेकेंडरी oocyte है और ये सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बना? टर्शियरी फॉलिकल। तो टर्शियरी फॉलिकल में अभी भी क्या है? सेकेंडरी oocyte ही है। फिर जब ये ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है तभी भी ये सेकेंडरी oocyte है, बड़ी अरेस्टेड है किस पे? मेटाफेज 2 पे। ये चीज को आपको बस कोरिलेट करना है। चलो आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ये वाला पार्ट रब करता हूं। ये वाला आप यहां पे सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल याद रखिए। तो देखिए, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल चल रहा है। पर जब सेकेंडरी oocyte बनता है तो सेकेंडरी oocyte, ये देखिए जब सेकेंडरी oocyte बना तब सेकेंडरी फॉलिकल आ गया। फिर सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल आ गया, अभी भी सेकेंडरी oocyte है। फिर टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल आ गया, अब वो सेकेंडरी oocyte किस पर अरेस्टेड है? मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है। वो अब समझ में आ रहा है आपको? ये पॉइंट कोरिलेट कर सकते हो।
निकिता, गरिमा? यस सर। डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग मुझे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस स्टेज पर वो फॉलिकल कौन सी स्टेज पर है। जैसे कि यहां पे देख लो, यहाँ पे ये डायग्राम में अगर आप देखो तो इसको मैं क्या कहूंगा, अंदर के एग को प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। फिर ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जब है तो वो फॉलिकल का नाम क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल आगे जाके क्या बनता है, ऊगोनियम। तो ये ऊगोनियम जिसमें है ये अभी भी क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। यही ऊगोनियम आगे जाके क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। तो जब प्राइमरी oocyte होगा तभी भी क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल। फिर ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा मियोसिस 1 पे, प्रोफेज 1 पे, तो भी क्या होगा, प्राइमरी oocyte। अब जब ये सेकेंडरी oocyte बनने जाएगा तो देखो मैं यहाँ पे इसे लेबल करता हूं, ठीक है। इसे लेबल करता हूं। चलिए, अंदर का ये जो एग है बताइए ये अभी क्या होगा, आप ही लोग बताओगे। ये वाला जो अंदर का एग है वो इस समय क्या होगा, प्राइमरी oocyte। चलो ठीक है, ये होगा इस समय प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है, ये किस पर है, ये अरेस्टेड है, किस पर, मियोसिस 1 पर। ये अभी भी मियोसिस 1 पर अरेस्टेड है। ये अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर देगा, जब ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर देगा तब ये सेकेंडरी oocyte होगा, तब ये क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल। पहले मैं लिखूंगा कि ये सेकेंडरी oocyte लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ये अभी भी सेकेंडरी oocyte है, इसमें मैं लिखूंगा कि ये अभी भी सेकेंडरी oocyte है, पर ये अरेस्ट है किस पे, ग्राफियन फॉलिकल पे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि ओव्यूलेशन के टाइम पे एग निकलता है कि सेकेंडरी oocyte निकलता है, बताइए। सर सेकेंडरी oocyte। ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte निकलता है जो ऑलरेडी मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है। तो वही मैंने बोला कि ग्राफियन फॉलिकल में अभी भी सेकेंडरी oocyte है जो कि अरेस्टेड है, ठीक है, अरेस्ट हुआ है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो ये चीज आप लोग बस कोरिलेट करके याद रख लेना, ठीक है, ये चीज आप कोरिलेट करके याद रख लेना याद से। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कैसे होता है ये, ठीक है। उससे पहले ये आप लोगों ने नोट डाउन किया ये चीज को, यस सर। ठीक है। चलिए, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, हम कहते हैं इसे सिंपल भाषा में हम इसे कहते हैं पीरियड्स, कि हर महीने में फीमेल को एक बार पीरियड्स आता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये 28 डेज का होता है, 28 दिन का होता है ये। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा कितने दिन का होता है ये साइकिल, 28 डेज का होता है। और इस साइकिल में ये साइकिल स्टार्ट कब से होती है, ये साइकिल स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 13, मतलब प्यूबर्टी, हम बोल सकते हैं प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आती है
प्यूबर्टी एक ऐसा पीरियड होता है कि जब सेक्स हार्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो वो पीरियड को हम कहते हैं मिनार्च। मिनार्च का मतलब हुआ कि इस टाइम से मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में स्टार्ट होता है, और ये कुछ लगभग चलती है 40 साल तक, लगभग 40 साल तक चलती है ये, ठीक है। 32 से 40 साल तक चलती है ये, तो आप पकड़ सकते हो 53 साल। इस पीरियड को हम कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज, पॉज मतलब स्टॉप, मतलब यहाँ पे जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, स्टॉप होगा, रुक जाती है। हाँ रुक जाती है, इसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। अब मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम पहले बना देता हूं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है, ठीक है, वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है, और वो जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसका नाम है GnRH। ये GnRH किस पे जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है। तो इसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है FSH। और LH, ठीक है। यस सर। अब होता क्या है, ये जो LH है, तुमको मैंने बताया था LH क्या करवाता है, ओव्यूलेशन कराता है। यस सर। ये बताया था मैंने, ओव्यूलेशन कराता है, ये एग को बाहर निकलवाता है। पर FSH क्या कराता है, फॉलिकल्स को डेवलप कराता है, ठीक है, फॉलिकल्स को डेवलप करो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, मैंने ये कहा कि हाइपोथैलेमस ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है ब्लड में, ये हार्मोन ब्लड से फ्लो होके पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, ये भी ब्रेन में होता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड को ये हार्मोन मिलता है, तो इसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, FSH और LH। अब ये FSH हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल को डेवलप करवा रहा है। कैसे डेवलप करा रहा है, मतलब वही प्राइमोडियल फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल को डेवलप कराएगा सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी को डेवलप कराएगा टर्शियरी फॉलिकल में। तो वो फॉलिकल का डेवलपमेंट कराने का काम किसका है, इसका, FSH का। हाँ FSH का है। और LH हार्मोन क्या कर रहा था, उस फॉलिकल में से एग को बाहर निकाल रहा था, मतलब वो ओव्यूलेशन करा रहा था। तो ओव्यूलेशन कराने से पता है आपको कि आगे जाके कॉर्पस लुटियम बन जाता है। अब आप ये ग्राफ देखोगे ध्यान से कि शुरुआत में सारे फॉलिकल, देखो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही एग बाहर निकलता है, और लाखों फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर। यहां देखिए, ये ओवरी था और यहाँ पे एक फॉलिकल है, और इस एक फॉलिकल के अंदर एग है। अब ऐसा एक एग नहीं सिलेक्ट होता है, मतलब आप तो ये जो साइकिल देख रहे थे वो तो एक ही फॉलिकल का देख रहे थे, किसी एक ही फॉलिकल का देख रहे थे। पर ऐसा होता है कि शुरुआत में एक फॉलिकल नहीं सिलेक्ट होता, 15 से 20 फॉलिकल सिलेक्ट होते हैं, 15 से 20 फॉलिकल सिलेक्ट होते हैं। यहां देखिए, शुरुआत में 15 से 20 फॉलिकल सिलेक्ट होते हैं शुरुआत में। अब देखिए, शुरू में ये FSH हार्मोन सीक्रेट होता है, तो मैं यहाँ पे FSH हार्मोन का लेवल बता रहा हूँ कि FSH का लेवल ज्यादा है।
पर धीरे धीरे कम हो। ये येलो कलर वाला मैं क्या बना रहा हूँ, एफएसएच बना रहा हूँ, ठीक है। और एलएच तो पहले से ही कम है, ये एलएच बना रहा हूँ ग्रीन कलर का, ठीक है। मैं एक बार इस चीज को एक पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूं। इसको इसको मैं 7th डे कर देता हूं। इसको मैं 14th डे कर देता हूं। इसको 21, इसको 28। अट्ठाईस दिन का ये साइकिल था। तो मैंने यहाँ पे ब्लू येलो कलर से क्या लिखा है, एफएसएच, और ग्रीन कलर से क्या लिखा है मैंने, एलएच। LH। हाँ, ये याद रखो आप लोग। तो शुरुआत में एफएसएच थोड़ा सीक्रेट होता है ज्यादा, पर आप लोग देखोगे कि एफएसएच का लेवल 7वें दिन पे देखो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। कम हो रहे हैं। पता है शुरू के टाइम पे 15 से 20 फॉलिकल सिलेक्ट हुए थे। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत ही टफ टॉपिक है। शुरू में 15 से 20 फॉलिकल सिलेक्ट हुए थे। यहां पे मैं फॉलिकल बना देता हूं छोटे छोटे, ठीक है। 15 से 20 फॉलिकल सिलेक्ट हुए थे, पर छठे दिन कोई एक फॉलिकल डोमिनेंट हो जाता है। डोमिनेंट मतलब बड़ा हो जाता है, और वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। ये फॉलिकल जैसे जैसे डेवलप होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन। हाँ, तो याद रखना, मैंने इतना कहा है कि पहले शुरू में कितने फॉलिकल्स होते हैं, 15-16। हाँ 15-16 या 15 से 20 होते हैं। अब उनमें से कोई एक फॉलिकल डोमिनेंट हो जाता है। डोमिनेंट का मतलब है कि वही खाली एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा। चलो मान लो कि ये वाला फॉलिकल ले लेते हैं, इनमें से कोई एक फॉलिकल, ये बड़ा वाला फॉलिकल, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं। तो इनमें से कोई एक फॉलिकल है, ये डोमिनेंट हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये क्या बन गया, ये बन गया डोमिनेंट, ठीक है। तो खाली डोमिनेंट वाला ही क्या सीक्रेट कर सकता है, एस्ट्रोजन। पर शुरू में वो एस्ट्रोजन कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, कम अमाउंट में प्रोड्यूस किया सिर्फ डोमिनेंट फॉलिकल में। तो ये कम अमाउंट का एस्ट्रोजन जो है वो इसको जाके नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक देगा मतलब वो एफएसएच के सिक्रेशन को कम करा देगा। इसके लिए एफएसएच का लेवल देखो 7वें दिन पे कम हो रहा है। मेरी बात आई समझ में आपको? मैं वापस से कहता हूं, शुरुआत में पहले दिन से 15 से 20 फॉलिकल सिलेक्ट हुए, पर छठे दिन पर कोई एक फॉलिकल डोमिनेंट बन जाता है। डोमिनेंट मतलब सिर्फ वही फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, बाकी के लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते एस्ट्रोजन हार्मोन। तो वो जो डोमिनेंट फॉलिकल था उसने छठे दिन क्या किया, उसने एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही कम प्रोड्यूस किया, मॉडरेट अमाउंट में प्रोड्यूस किया। और वो कम अमाउंट का एस्ट्रोजन जाके एफएसएच को इनहिबिट कर दिया, मतलब एफएसएच के सिक्रेशन को रोक दिया। इसके लिए एफएसएच का नंबर देखो घट गया है 7वें दिन पर। बोलो रीजन समझ में आया आपको? ये कारण समझ में आया सबको कि क्यों एफएसएच का लेवल कम हो रहा है? यस सर। यस सर। क्योंकि डोमिनेंट फॉलिकल ने एस्ट्रोजन
मॉडरेट अमाउंट में प्रोड्यूस किया है, मॉडरेट मतलब कम अमाउंट में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया है, और कम अमाउंट का एस्ट्रोजन जो होता है वो एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देता है, इनहिबिट करता है, रोकता है, ताकि एफएसएच ज्यादा सीक्रेट ना हो। इसके लिए एफएसएच का लेवल कम होगा तो बाकी के जो फॉलिकल्स है वो सारे डीजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ डोमिनेंट फॉलिकल बच जाएगा, क्योंकि वही राजा है, डोमिनेंट है। तो बाकी के सारे फॉलिकल्स क्यों डीजनरेट हो जाएंगे? क्योंकि एफएसएच का लेवल घटने लगा, और तुमको तो पता है कि एफएसएच फॉलिकल्स को डेवलप करवाता है, पर 7वें दिन तो तुम लोग देख रहे हो कि एफएसएच का लेवल तो कम हो गया, तो 7वें दिन पर सारे फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ कौन सा फॉलिकल बच जाएगा? डोमिनेंट फॉलिकल बच जाएगा। तो मैं यहां पे बताऊंगा कि 7वें दिन सिर्फ एक ही फॉलिकल बचा, डोमिनेंट फॉलिकल बचा। बोलो, ये बात समझ में आया आपको सबको? यस सर। तो देखो मैंने दिखाया भी है कि 7वें दिन सिर्फ एक ही फॉलिकल बचा हुआ है, जिसको हम डोमिनेंट फॉलिकल कह रहे हैं। अब ये डोमिनेंट फॉलिकल है बड़ा ही होशियार, इसको पता चल गया कि हाँ भाई चलो बाकी के सारे फॉलिकल्स तो मर गए, अब मैं अकेला बच गया। अब ये अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा? एस्ट्रोजन सिक्रेशन बढ़ा देगा, तो एस्ट्रोजन का नंबर बढ़ जाएगा। तो पहले जो एस्ट्रोजन का लेवल कम था, अब वो डोमिनेंट फॉलिकल क्या करेगा? एस्ट्रोजन का नंबर बढ़ा देगा 7वें दिन पर। तो वो एस्ट्रोजन जो है अब वो जाके एफएसएच को क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक देगा। पॉजिटिव फीडबैक देगा मतलब समझ रहे हो कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन का एस्ट्रोजन एफएसएच को बोलेगा कि भाई तू और आ, और एफएसएच का नंबर बढ़ेगा। तो आप देखोगे कि 7वें दिन के बाद से एफएसएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि 7वें दिन के बाद से एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन 7वें दिन से ज्यादा मतलब डोमिनेंट फॉलिकल देखो 7वें दिन बन गया था, सारे फॉलिकल 7वें दिन मर गए, सिर्फ बचा कौन सा फॉलिकल? डोमिनेंट फॉलिकल। हाँ, तो डोमिनेंट फॉलिकल बड़ा ही होशियार था, उसको पता है बाकी के सारे फॉलिकल मर गए, अब सिर्फ मैं बचा हूं, तो मैं अपने ग्रोथ के लिए अब मैं एस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा। इसका मतलब 7वें दिन से एस्ट्रोजन का लेवल ही बढ़ा। यस सर। तो मैं यहाँ पे एस्ट्रोजन का ग्राफ बताऊंगा, मैं एस्ट्रोजन का बताऊंगा पिंक कलर से। ये देखिए कि एस्ट्रोजन का लेवल कम था, पर 7वें दिन से एस्ट्रोजन भी बढ़ा, तो पिंक से एस्ट्रोजन है। और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते जाएगा, तो जितना एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते जाएगा उतना पॉजिटिव फीडबैक जाएगा एफएसएच को, उतना फॉलिकल डेवलप होते जाएगा, और वो डोमिनेंट फॉलिकल और साइज में बड़ा होते जाएगा। और यही डोमिनेंट फॉलिकल बड़ा ही होशियार था, यही डोमिनेंट फॉलिकल आगे जा जाके क्या बन जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। बोलो, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। तो ये जो एस्ट्रोजन है, अब ध्यान देना मेरी बात को, एस्ट्रोजन का लेवल बताइए किस दिन से बढ़ा? 7th डे। 7वें दिन से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, बराबर। और उसी 7वें दिन के आसपास 8वें या 9वें दिन या 10वें दिन पकड़ लो, एफएसएच का लेवल भी बढ़ा था। ये एफएसएच, पहले एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, उसके बाद एफएसएच बढ़ेगा ना? यस सर। यस सर। एक सेकंड रुकिए, मुझे रफ थोड़ा छोटा चाहिए ये। चलो, पहले मैं एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाऊंगा, तो ये 7वें दिन से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है? पहले एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, उसके बाद एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जो एस्ट्रोजन का लेवल जब ज्यादा होता है तो वो सिर्फ एफएसएच को पॉजिटिव फीडबैक नहीं देता है, एलएच को भी पॉजिटिव फीडबैक देता है, तो एलएच का लेवल भी बढ़ेगा और दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। तो मैं तो एलएच की तरफ 2 प्लस बनाऊंगा, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन का एस्ट्रोजन एफएसएच के लेवल को तो बढ़ा रहा है, पर एलएच के कॉन्सेंट्रेशन को दुगनी रफ्तार से बढ़ा रहा है। तो 7वें दिन के बाद से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। बोलो, अग्री करते हो कि नहीं सब लोग? 7वें दिन के बाद से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। यस सर। यस सर।
हाँ, अब साथ में जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा उसके बाद 1-2 दिन बाद एफएसएच और एलएच का लेवल भी बढ़ेगा। यस सर। तो किसका ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, एफएसएच का कि एलएच का? एलएच का। एलएच का ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि Yes, मैंने यहाँ पे 2 प्लस बनाया, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन का एस्ट्रोजन एफएसएच के साथ साथ एलएच को भी पॉजिटिव फीडबैक देता है, पर और भी ज्यादा देता है। तो दोनों अब दर मैं, पे। हाँ, तो मैं अभी यहाँ पे एस्ट्रोजन का सिर्फ बताऊंगा। मैं पहले मैं एफएसएच का बता देता हूँ आपको कि एफएसएच का लेवल घट रहा था 7वें दिन, और फिर देखो 10वें दिन से बढ़ने लगा एफएसएच। तो यहाँ पे कहीं 10वां दिन होगा, यहाँ पे कहीं 10वां दिन होगा। और आप देखो 10वें दिन से एफएसएच का लेवल बढ़ा, पर उसी 10वें दिन से एलएच का लेवल देखो कितनी तेजी से बढ़ेगा। तो एलएच ग्रीन कलर से बताया था मैंने। दिख रहा है आपको ये? यस सर। ग्रीन कलर से मैंने एलएच बताया। अच्छा, ये चीज हमेशा याद रखना कि आप लोग सोचोगे कि अरे 7वें दिन से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, तो 7वें दिन से एफएसएच और एलएच का लेवल भी बढ़ना चाहिए। वो 10वें दिन से क्यों बढ़ रहा है? थोड़ा टाइम लगता है हार्मोन के एक्शन को। पहले एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, उसके 1-2 दिन बाद एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ेगा। समझ में आई बात? इसके लिए 7वें दिन से ही Yes, sir. एफएसएच और एलएच नहीं बढ़ रहा है, 10वें दिन से एफएसएच और एलएच बढ़ रहा है। और मुझे गरिमा, निकिता या अंकिता, तीनों में से कोई भी बताओ कि ये एफएसएच और एलएच का लेवल कौन बढ़ा रहा है? कौन सा हार्मोन बढ़ा रहा है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बढ़ा रहा है। वेरी नाइस। तो आप अब देख रहे हो कि एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, एफएसएच का लेवल भी बढ़ रहा है, और एलएच का लेवल भी बढ़ रहा है, और फॉलिकल्स बस बनते जा रहे हैं। इसके लिए ये शुरू के 14 दिन के जो फेज होते हैं, मैं ये कलर यूज करता हूं पर्पल, ये वाला जो 14 दिन का फेज है, इसमें फॉलिकल डेवलप होता है। इसके लिए इस फेज को बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। इसे क्या कह रहे हैं? फॉलिक्यूलर फेज। क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं 14वें दिन पे। और एक चीज याद रखना कि 14वें दिन पर ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि वो जो ओवम है वो ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करके फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। और वो ओव्यूलेशन कराने वाला कौन सा हार्मोन है? एलएच। एलएच आपको पता है ना ओव्यूलेशन कराता है। इसके लिए आप देखोगे कि 14 दिन के बस 12 घंटा पहले एलएच का लेवल एकदम पीक पर है। 14वें दिन के बस 10 से 12 घंटा पहले ओव्यूलेशन होता है। कौन से दिन पर? 14वें दिन पर होता है ओव्यूलेशन। ये अपने दिमाग में बैठा लो। तुम लोगों को मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूं व्हाइट कलर का, ये तो तुम लोग अपने दिमाग में बैठा लो कि 14th डे पर क्या होता है? ओव्यूलेशन। अब आप देखो ये 14th डे है, ठीक है, और ओव्यूलेशन के बस देखो 10 से 12 घंटा पहले एलएच का लेवल कितना टॉप पे चला गया है। इसके वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब अंडे बाहर निकल गए। और अंडे बाहर निकल गए तो मुझे बताओ कि वो ग्राफिन फॉलिकल अब क्या बन जाएगा? गरिमा, निकिता, अंकिता बताइए। कॉर्पस लुटियम। वेरी नाइस, कॉर्पस लुटियम बन जाएगा। मतलब 14वें दिन के बाद बन रहा है ना कॉर्पस लुटियम। यस सर। इसके लिए अब यहां से लेके यहां तक के फेज को हम कहेंगे ल्यूटियल फेज। 14 दिन से 28 वाले दिन के फेज को हम क्या कहेंगे? ल्यूटियल फेज। लुटियम फेज। इस फेज में कॉर्पस लुटियम बना हुआ है। इस फेज में कॉर्पस लुटियम बना हुआ है, क्योंकि 14वें दिन के बाद ही कॉर्पस लुटियम बनेगा। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल में से अंडे बाहर निकल गए, वो ग्राफिन फॉलिकल को अब हम कॉर्पस लुटियम कहेंगे। इसके लिए 14वें दिन से या 14वें दिन के बाद से लेके 28 दिन तक लुटियल फेज होता है। और इस फेज में फॉलिकल्स नहीं बनते हैं, इस फेज में फॉलिकल्स नहीं बन रहे हैं, इस फेज में कॉर्पस लुटियम बना हुआ है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तो हम लोगों ने यही पढ़ा अभी तक, ये एफएसएच का लेवल भी बढ़ा था, ठीक है, एफएसएच का लेवल भी बढ़ा था, और एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा था। आप जैसे देख सकते हो ये एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा था, और एलएच का लेवल भी बढ़ा था। यहां तक हमने पढ़ा। अब मैं थोड़े नए पेज पे आऊंगा और मैं बताना चाहूंगा कि 14वें दिन से क्या बनता है? कॉर्पस लुटियम बनता है। और आपको पता है ये कॉर्पस लुटियम 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक है प्रोजेस्टेरॉन और एक है एस्ट्रोजन। तो मैं लिखूंगा एक हार्मोन कौन सा है?
प्रोजेस्टेरोन। और एक हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। वापस से एस्ट्रोजन आया, मतलब पूरी कहानी में एस्ट्रोजन 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है एस्ट्रोजन। तुम लोगों को मैं पहला फंक्शन बताता हूं एस्ट्रोजन का क्या होता है। एस्ट्रोजन का पहला फंक्शन होता है माइटोसिस। माइटोसिस मतलब क्या? यूट्रस पता है सबको? यस सर। तो वो ये जो यूट्रस था, इसकी वॉल में 2 लेयर था। इसकी वॉल में 2 लेयर होता है, और मैं वो लेयर के नाम लिख रहा हूं। ये यूट्रस का वॉल है और उसमें ये एंडोमेट्रियम है। समझने की सिर्फ कोशिश करो आप लोग। ये मायोमेट्रियम है। ये व्हाइट कलर का बना है, वो क्या है? मायोमेट्रियम। ये मसल से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाहर एक और लेयर है, वो क्या है? पेरीमेट्रियम। और उसके अंदर है एंडोमेट्रियम। ये यूट्रस का वॉल है। एंडोमेट्रियम के अंदर भी 2 लेयर होता है, ठीक है। एक लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम की, उसे कहते हैं स्ट्रैटम बेसिलिस। वो हमेशा रहेगी, पर एक लेयर जो है उसे हम कहते हैं स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। और आपको एक बात बता दूं कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पे 2 लेयर मैंने तुम लोगों को बताई है एंडोमेट्रियम की। ये पूरा एंडोमेट्रियम है। ये पूरा क्या है? अंदर वाली लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की 2 लेयर है, जिसमें से ये वाली जो लेयर है स्ट्रैटम फंक्शनैलिस, ये पूरी टूट के निकल जाती है, पूरी शेड ऑफ हो जाती है। इसके लिए जो ब्लड निकलता है ना पीरियड्स के टाइम पे, वो ब्लड कुछ नहीं है, ये वो पूरा का पूरा स्ट्रैटम फंक्शनैलिस शेड ऑफ हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंडोमेट्रियम के 2 लेयर, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। एंडोमेट्रियम के 2 लेयर थे, कौन कौन से? पहला लेयर था स्ट्रैटम बेसिलिस, और दूसरा लेयर क्या है? स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। तो कौन सी लेयर पूरी टूट के निकल जाती है? स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। हाँ, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस वाली जो लेयर होती है पूरी टूट के निकल जाती है। तो मैं यहाँ पे इसे हटाना पड़ेगा मुझे। ये वाली लेयर, ये पूरी टूट के बिखर जाती है। ये सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया। हाँ, मैं वापस से बताता हूँ आपको। पीरियड्स में ब्लड आता है, ये तो पता ही होगा। तो वो ब्लड कहां से आता है? कौन सी लेयर पूरी फट जाती है? वो लेयर है ये वाली, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। स्ट्रैटम फंक्शनैलिस वाली लेयर जो होती है ये बाहर की तरफ, ये पूरी फट जाती है। ये ठीक है, ये देखो, ये पूरी फट जाती है। ये मैंने बस इतना ही बोला है अभी कि पीरियड्स के टाइम पे स्ट्रैटम फंक्शनैलिस वाली लेयर पूरी निकल जाती है, पूरी गिर जाती है, और वही ब्लड सब बाहर आ जाता है। तो मतलब स्ट्रैटम फंक्शनैलिस वाली जो लेयर होती है उसी में ब्लड भरा होता है। तो स्ट्रैटम फंक्शनैलिस वाली लेयर यही बाहर की तरफ वाली लेयर है। ये देखो, यही वाली लेयर है। यही वाली लेयर क्या हो जाती है? बिखर जाती है पूरी टूट के, पीरियड्स के टाइम पे जो पीरियड्स आता है। इसके लिए मैं ये वाली लेयर को रब कर रहा हूं। ये देखो, बोलो अब समझ में आया इतना पॉइंट, ये वाला जो मैंने बोला? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, अब सुनो मेरी बात। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा था एस्ट्रोजन माइटोसिस कराता है। माइटोसिस कराता है मतलब वो नया सेल बनाता है। मतलब वो क्या करेगा? वो नया स्ट्रैटम फंक्शनैलिस बनाएगा। मतलब बेसिलिस से क्या बनाएगा? फंक्शनैलिस बनाएगा। तो दिख रहा है तुमको? ये वापस से एक नया स्ट्रैटम फंक्शनैलिस लेयर बन रहा है। तो ये लेयर बनाने का काम किस हार्मोन का है? कौन प्रोलिफरेट करवा रहा है? प्रोलिफरेट का मतलब समझ रहे हो? मल्टीप्लिकेशन। तो ये नया लेयर कैसे बनेगा? पुराने वाले लेयर से ही बनेगा। तो पुराना वाला लेयर क्या हो रहा है? प्रोलिफरेट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइटोसिस करा है मतलब ये क्या करा रहा है? प्रोलिफरेशन।
प्रोलिफरेशन मतलब नया नया सेल बनाना, तो नया सेल बनेगा तभी तो स्ट्रेटम बेसिलिस से स्ट्रेटम फंक्शनलिस बनेगा। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेटम बेसिलिस से स्ट्रेटम फंक्शनलिस बनाने का। ये पॉइंट समझा? यस सर। Yes, sir. Yes. हाँ। तो मेरे को एक बात बताओ, चलो यहां पे बताइए कि एस्ट्रोजन का लेवल किस दिन से बढ़ रहा था? ध्यान देके बताना। अभी एस्ट्रोजन का लेवल किस दिन से बढ़ रहा था? 7. सर 70 डे पे। 7वें दिन से बढ़ रहा था। वेरी गुड। अब मैं यहां पे एंडोमेट्रियम का वॉल बताऊंगा कि पहले दिन देखो एंडोमेट्रियम का वॉल कितना पतला है, पर 7वें दिन से एंडोमेट्रियम का वॉल देखो थिक होना चालू हुआ। दिख रहा है आपको? ये एंडोमेट्रियम का वॉल बता रहा हूं मैं कि पहले एंडोमेट्रियम का वॉल देखो कितना पतला था, पर तुम लोग देखो कि देखो 7वें दिन से एंडोमेट्रियम का वॉल कैसा हो रहा है? ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। मतलब क्या बन रहा है? स्ट्रेटम बेस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस से क्या बन रहा है? स्ट्रेटम बेसिलिस से क्या बन रहा है? Stratum functionalis. वेरी गुड, याद रखना ये। तो वो एस्ट्रोजन की वजह से बन रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल 7वें दिन से ही बढ़ रहा है। अब यहां पे देखो, ये दोनों जो है, ये दोनों महाशय, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन मिलके एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक देंगे। नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको? एफएसएच और एलएच को। मतलब बताओ अब एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा। पहले का जो एस्ट्रोजन था, ये एस्ट्रोजन किसका सिक्रेट किया हुआ है? फॉलिकल का कि कॉर्पस लूटियम का? बताइए। ये वाला एस्ट्रोजन कॉर्पस लूटियम का सिक्रेट किया हुआ है। तो ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन मिलके एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। पर इसके पहले का जो एस्ट्रोजन था, ये वाला एस्ट्रोजन, मतलब जो एस्ट्रोजन हम पढ़ रहे थे, वो तो किसने सिक्रेट किया था? डोमिनेंट फॉलिकल ने, राइट? Yes, sir. यस सर। तो याद रखना कि डोमिनेंट फॉलिकल का एस्ट्रोजन जो था, वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था एफएसएच और एलएच को। वो Yes, पॉजिटिव sir. फीडबैक दे रहा था। पर कॉर्पस लूटियम का सिक्रेट किया हुआ जो एस्ट्रोजन है, वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है एफएसएच और एलएच को। बोलो ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो ये दोनों महाशय मिलके एफएसएच और एलएच का लेवल क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो 14 दिन के बाद से एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। क्योंकि 14वें दिन पर कॉर्पस लूटियम बनता है। 14वें दिन पर कॉर्पस लूटियम बनता है, तो 14वें दिन पर एफएसएच और एलएच का लेवल कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब फॉलिकल बनाने की जरूरत नहीं है। अंडे बाहर आ चुके हैं, अब फॉलिकल बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 14 दिन के बाद से बताऊंगा कि एफएसएच और एलएच दोनों का लेवल कम हो रहा है। तो एफएसएच का लेवल मैं येलो से बताऊंगा। तो देखो 14 दिन के बाद से देखो एफएसएच का लेवल कम हो रहा है। दिखा? ये एफएसएच का लेवल देखो कम हो गया 14 दिन के बाद। इवन एलएच का लेवल भी कम होगा 14 दिन के बाद। ये देखो, दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। तो ये दोनों का लेवल क्यों गिर रहा है? बताइए गरिमा और निकिता, क्यों गिर रहा है एफएसएच और एलएच का लेवल? कौन गिरा रहा है इसे? Corpus luteum का सर कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन. कॉर्पस लूटियम का सिक्रीशन एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों मिलके इनका लेवल कम कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान, एक और चीज हो रहा था। मैंने तुम लोगों को बताया था कि एस्ट्रोजन का काम क्या था? माइटोसिस कराना। मतलब एंडोमेट्रियम के वॉल को थिन करा रहा है कि थिक करा रहा है? ठीक करवा रहे हैं। तो ये एस्ट्रोजन का वही एक ही काम था। इसके लिए आप देखो कि 7वें दिन से एस्ट्रोजन बढ़ रहा था, इसके लिए 7वें दिन से एंडोमेट्रियम का वॉल भी थिक हो रहा था, राइट? Yes, sir. और अभी भी पिक्चर में एस्ट्रोजन क्या ऐसा है कि खत्म हो गया कि अभी भी है? सर है। है ना एस्ट्रोजन? Yes, यस sir. सर। तो 14 दिन के बाद भी एंडोमेट्रियम थिक होगा कि नहीं होगा? होगा सर। थिक होगा। तो देखो थिकनेस और बढ़ते जा रहा है। एंडोमेट्रियम का थिकनेस देखो और बढ़ते जा रहा है, ये और बढ़ते जाएगा। देखो, तो अगर मैं सिर्फ एस्ट्रोजन का ग्राफ बनाऊं,
यहां देखिए एस्ट्रोजन का ग्राफ मैंने किस कलर से यूज किया है, पिंक कलर से। तो थोड़ा सा एस्ट्रोजन का लेवल है ना पहले घटता है, क्योंकि अच्छा बताओ ये वाला जो एस्ट्रोजन मैंने बनाया है वो किसका एस्ट्रोजन सिक्रेट किया हुआ है, ये कॉर्पस लुटियम का कि डोमिनेंट फॉलिकल का? डोमिनेंट फॉलिकल का। डोमिनेंट फॉलिकल का है। तो डोमिनेंट फॉलिकल तो अब नहीं रहा, तो थोड़ा सा बीच में कुछ टाइम के लिए एस्ट्रोजन का लेवल घटेगा। यस पर सर। जैसे कॉर्पस लुटियम बना था वो भी तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करा था, यस सर। तो उसका लेवल बढ़ा। मतलब पूरे ग्राफ में एस्ट्रोजन का लेवल 2 बार बढ़ा है। पूरे ग्राफ में एस्ट्रोजन ही इकलौता ऐसा हार्मोन है जो 2 बार पीक पर आया है। और सॉरी, मुझे ये वाला पीक थोड़ा छोटा बनाना है। हाँ, ये वाला पीक थोड़ा सा छोटा होगा ये। तो एस्ट्रोजन का लेवल 2 बार बढ़ रहा है पूरे ग्राफ में। समझ में आई बात इतनी? यस यस सर। सर। और एस्ट्रोजन अभी भी है तो एंडोमेट्रियम का वॉल थिक होगा। पर एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक फंक्शन देखना अभी कि ये दोनों महाशय जो है इन्होंने FSH-LH को इनहिबिट किया, हम अग्री करते हैं। दूसरा काम क्या करेंगे, ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम बनाएंगे। मतलब एंडोमेट्रियम को चलो थिक तो कर दिया, नो डाउट, पर ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों के दोनों मिलके एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बनाएंगे। ग्लैंडुलर का मतलब होता है कि एंडोमेट्रियम कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस सिक्रीट करेगा। ग्लैंड क्या होता है, जो कुछ सिक्रीट करता है। तो एंडोमेट्रियम अब कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस सिक्रीट करेगा जिसको हम यूट्रिन मिल्क कहते हैं, जो कि बच्चे को नरिशमेंट देगा। बच्चे को तो नहीं बोल सकता, ब्लास्टोसिस्ट बोलूंगा मैं, दैट इज 64 सेल स्टेज। मैं यहां पे बताता हूं उस चीज को। देखिए, डोंट वरी, टेंशन मत लो। यहां देखो, ये मैंने यूट्रस बनाया और ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अग्री करते हो? ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस का वॉल है। आपको इसको सिर्फ एंडोमेट्रियम समझना है, सिर्फ किस पे फोकस करना है, एंडोमेट्रियम पे। ये मैंने एंडोमेट्रियम बनाया। तो नो डाउट एंडोमेट्रियम के 2 लेयर बन चुके। एंडोमेट्रियम के अंदर वाला लेयर था स्ट्रैटम बेसालिस और बाहर वाला लेयर स्ट्रैटम फंक्शनलिस। तो मैं यहाँ पे बी करके लिख देता हूं और यहाँ पे एफ करके लिख देता हूं। ये बनने के बाद है ना, अब ये एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बना रहे, मतलब ये एंडोमेट्रियम कुछ सिक्रीट करेगा, कुछ सिक्रीट करेगा, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस सिक्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि जब पहला सेल बनता है, पहला सेल जब बनता है, आपको पता है कि ये एग है और ये स्पर्म है, दोनों फर्टिलाइज होकर पहला सेल बना जाइगोट। जाइगोट के बाद 2 सेल बनेगा, 2 सेल के बाद 4 बनेगा, 4 के बाद 8 बनेगा, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। तो ये 64 सेल वाला जो स्टेज होता है, ये 64 सेल वाला जो स्टेज होता है, इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लास्टोसिस्ट। यस। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ये एक एम्ब्रियो है, अभी भी बच्चा है, जो कि 64 सेल का स्टेज का है। ये 1 या 2 दिन तक है ना एंडोमेट्रियम में घूमेगा, 1 या 2 दिन तक एंडोमेट्रियम में घूमेगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको पूरे यूट्रस में घूमेगा, पूरे यूट्रस में घूमेगा ये। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि यूट्रस को आपको अंडा समझना है, एग, और उस अंडे पर पेन का एक डॉट बना दो, तो वो पेन का एक डॉट जो होगा वो होगा ब्लास्टोसिस्ट। तो वो ब्लास्टोसिस्ट 1 या 2 दिन तक यूट्रस के कैविटी में घूम रहा है, तो उसको कुछ खाने पीने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए कि नहीं? तो वो न्यूट्रिएंट कौन सिक्रेट कर रहा है? वो न्यूट्रिएंट सिक्रेट कर रहा है एंडोमेट्रियम। तो मतलब एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर है। ग्लैंडुलर मतलब एंडोमेट्रियम कुछ सिक्रेट कर रहा है, और उसके सिक्रेशन को हम कहते हैं यूट्रिन मिल्क। क्या कहते हैं हम? यूट्रिन मिल्क। मिल्क। तो एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर कौन से हार्मोन बना रहे हैं? यही 2 हार्मोन बना रहे हैं, यही दोनों महाशय है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बना रहे, ताकि एंडोमेट्रियम यूट्रिन मिल्क सिक्रेट करे कि अगर 64 सेल का स्टेज बन गया है तो उसको नरिशमेंट मिले, क्योंकि वो 1 या 2 दिन तक उस यूट्रस के कैविटी में घूमता रहता है। बोलो, ये पार्ट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब यहां देखिए आप, तो 14 दिन के बाद से मेरे को बताओ 14वें दिन पर क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ। अग्री करते हो सब लोग? यस यस सर। सर। और ओव्यूलेशन होने पर क्या बना बताइए? कॉर्पस लुटियम। इसके लिए 14 दिन के बाद लूटियल फेज स्टार्ट हो गया। यस सर। तो कॉर्पस लुटियम एस्ट्रोजन तो प्रोड्यूस कर रहा है,
इसके लिए देखो वापस से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर। ये गलती से आ गया है, इसको थोड़ा नजरअंदाज कर लेना, क्योंकि अगर ये जो हल्का सा येलो आ गया है वो हाथ लग गया मेरा, क्योंकि अगर मैं रब करने गया तो सारा चीज रब हो जाएगा। चलिए रब कर देता हूं थोड़ा, और हम ट्राई करते हैं एक वापस से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने का। तो आप देख रहे थे कि LH का लेवल कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बीच में कम हो रहा था, पर ये लेवल वापस से बढ़ने लगा। बोलो क्यों बढ़ने लगा? इसका लेवल वापस से कैसे बढ़ने लगा? एस्ट्रोजन का लेवल, सॉरी, एस्ट्रोजन का लेवल वापस से कैसे बढ़ने लगा? ये एस्ट्रोजन का लेवल जो बढ़ा था पहले, वो किसने सिक्रेट किया था? डोमिनेंट फॉलिकल ने। यस सर। अब ये जो एस्ट्रोजन लेवल वापस से बढ़ रहा है, ये किसका सिक्रेट किया हुआ एस्ट्रोजन है? कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रेट किया है। पर कॉर्पस ल्यूटियम तो एस्ट्रोजन के साथ साथ एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बताइए कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। अब पिक्चर में आएगा प्रोजेस्टेरॉन। तो अब पिक्चर में आएगा प्रोजेस्टेरॉन, और मैं प्रोजेस्टेरॉन बनाऊंगा, उसके लिए मैं कौन सा कलर यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा स्काई ब्लू। तो शुरू से देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम कम था बेचारा, एकदम कम। पर 14वें दिन पर जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, 14वें दिन पर जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, कॉर्पस लूटियम बनता है और वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, तो तेजी से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है। ये दिख रहा है आपको? यस सर। ये प्रोजेस्टेरॉन है ब्लू कलर का, तो मैं यहाँ पे ब्लू से लिखूंगा प्रोजेस्टेरॉन। और आपको पता है कि अब इस समय कहानी में दो हार्मोन राज कर रहे हैं, कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ये दोनों ने एंडोमेट्रियम को थिक भी करके रखा है, ये दोनों ने एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बना के रखा है ताकि वो कुछ सिक्रीट करे। इसके लिए यूट्रिन चेंजेस। अभी ये जो ग्राफ मैंने बनाया, ये ओवरी के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बनाया। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बनाया? ओवरी के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ओवरी के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बनाया। पर ये वाला जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, वो मैं यूट्रस के पॉइंट ऑफ व्यू बना रहा हूं। तो यूट्रस के पॉइंट ऑफ व्यू में बोलूंगा कि शुरू के 3 दिन जो होते हैं उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, मतलब उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, MP। तीसरे दिन से ये देखो, ये वाला जो फेज है, इस फेज को मैं कहूंगा प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलूंगा इसको मैं? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव क्यों बोल रहा हूं? क्या प्रोलिफरेट हो रहा है? क्या मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे? सॉरी, यहां से लेके पूरा यहां तक, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी। पूरा यहां से लेके 14 दिन तक बताओ क्या रेप्लिकेट हो रहा था? ये बता दो प्लीज। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? पहले दिन से लेके ये दिन तक क्या प्रोलिफरेट हो रहा था? डोमिनेंट फॉलिकल। मैं अग्री करता हूं, नो वरी। प्रोलिफरेट क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि एंडोमेट्रियम का वॉल थिक हो रहा है। शेड ऑफ क्या हुआ था? स्ट्रेटम बेसिलिस था कि नहीं? यस पहले सर। से क्या गिर गया था? कौन सा लेयर गिर गया था? फंक्शनलिस। तो फंक्शनलिस लेयर वापस से बनाने का काम किस हार्मोन का था? एस्ट्रोजन का। क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करवाता था? तो तुम लोग देख रहे हो ना, एस्ट्रोजन माइटोसिस कराता है, प्रोलिफरेटिव कराता है, मतलब एस्ट्रोजन स्ट्रेटम बेसिलिस से स्ट्रेटम फंक्शनलिस भी बना देता है। तो एस्ट्रोजन का लेवल कब से बढ़ा था? 7वें दिन से बढ़ गया था कि नहीं? यस सर। यस सर। ये देखो, 7वें दिन से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया था, तो एस्ट्रोजन कहानी में आ चुका था। इसके लिए मैं यहाँ पे यहीं से बोल दूंगा कि यहीं से तीसरे दिन से ही प्रोलिफरेटिव स्टार्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन तो था। देखो, 7वें दिन से एस्ट्रोजन का पिकअप बढ़ा था, पर इसका मतलब ये तो नहीं था कि एस्ट्रोजन थोड़ा भी नहीं था। अरे वो जो छोटे मोटे फॉलिकल थे, शुरू में कितने फॉलिकल्स थे? 15 से 20। वो भी थोड़े बहुत एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते थे। इसके लिए मैं बोलूंगा कि एस्ट्रोजन का काम, वो जो प्रोलिफरेटिव फेज था, वो तीसरे दिन से ही चालू हो गया। ये तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन से लेके 14वें दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज है। क्योंकि थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन तीसरे दिन से ही था, तभी से वो एंडोमेट्रियम रिपेयर होना चालू हो गया।
मतलब एंडोमेट्रियम थिक होना चालू हो गया था। तो मैंने पहले की शुरू के 3 दिन मैंने क्या बोला, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब होता है कि वो टाइम पे पीरियड्स होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि ब्लड आएगा, ब्लड निकलते जाएगा, और वो किसी किसी में 3 दिन का होता है, किसी किसी में 4 दिन का होता है, किसी किसी में 5 दिन का होता है। तो इन जनरल हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज को कितने दिन के लिए कंसिडर करते हैं? 3 दिन के लिए, ठीक है। 3 Yes, days. sir. हाँ, ये जो मैं साइकिल तुमको बता रहा हूँ ना, ये ओवरी के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, यूट्रस के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि पहले वो शेड ऑफ होता है। तो वो शेड ऑफ वाला पार्ट को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। बोलो क्या बोलते हैं उसको? Menstruation. मेंस्ट्रुएशन। तो शुरू के 3 दिन तक मेंस्ट्रुएशन होगा। Menstruation. शेड ऑफ, शेड ऑफ मतलब वो जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है वो पूरा का पूरा गिरेगा और ब्लड आएगा। तीसरे दिन से या चौथे दिन से स्टार्ट हो जाता है रिपेयर होना। रिपेयर होना मतलब एंडोमेट्रियम बताओ अब थिन होगा कि थिक होगा? Thick. तो आप देख रहे हो ना, एंडोमेट्रियम थिक होना चालू हो गया। Yes, sir. क्यों चालू हो गया? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगा, और तुमको तो पता है एस्ट्रोजन माइटोसिस कराता है, बराबर? Yes, यहां sir. तक। Yes, sir. बट 14 से लेकर 28 दिन तक मैं कहूंगा सिक्रेटरी फेज। क्या कहूंगा? Secretory phase. Secretory phase. क्यों मैं सिक्रेटरी फेज कह रहा हूं, बताइए मुझे, इसका मतलब बता दीजिए और खुश कर दीजिए मुझे। 14 दिन से 28 दिन तक मैं क्यों सिक्रेटरी फेज कह रहा हूं? 14वें दिन पर देखो, नो डाउट 14वें दिन पर एंडोमेट्रियम थिक हो चुका है, एस्ट्रोजन ने करा दिया है। पर 14वें दिन के बाद तुमको पता है कॉर्पस लुटियम बनता है। कॉर्पस लुटियम कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। Estrogen. Yes, और sir. ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम को क्या बनाते हैं? Glandular. ग्लैंडुलर बना रहे हैं, Glandular. मतलब एंडोमेट्रियम कुछ Yes. सिक्रीट कर रहा है। और वो क्या सिक्रीट करता है? Uterine milk. Uterine milk. ताकि ग्रोइंग बच्चे को न्यूट्रिशन दे सके। Yes, sir. इसके लिए उस फेज को सिक्रेटरी फेज कहते हैं, क्योंकि वो टाइम पे एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर बन रहा है। और ग्लैंडुलर बनाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, बताइए? Estrogen. सिर्फ एस्ट्रोजन? Progesterone. दोनों भी थे ना? Yes, sir. देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये दोनों भी हार्मोन थे जो उसको ग्लैंडुलर बना रहे थे। इसके लिए इसको सिक्रेटरी फेज बोल रहा हूँ। और सिक्रेटरी फेज में तुम लोग देख रहे हो कौन से 2 हार्मोन राज कर रहे हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दिख रहा है? Progesterone. Yes, sir. बोलो अब समझ में आया? Progesterone. पक्का यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. गुड। कुछ पक्का डाउट तो नहीं है ना निकिता, अंकिता, गरिमा यहाँ पे? No, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर स्पर्म आया, यहां देखिए, स्पर्म आया, एग के साथ फर्टिलाइज हुआ, ब्लास्टोसिस बना, और अगर ये ब्लास्टोसिस जाके टच कर लेगा, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जैसे ही ब्लास्टोसिस जाके एंडोमेट्रियम को टच करता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम बना रहेगा, क्योंकि ये ब्लास्टोसिस तब एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये जो ब्लास्टोसिस है ना 64 सेल वाला, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इस हार्मोन को बोलते हैं HCG। ये हार्मोन जाके कॉर्पस लुटियम को बोलेगा कि तू बना रे भाई, तू डीजनरेट मत हो। यहां देखिए, वो जो हार्मोन था जिसका नाम क्या था? HCG. ये HCG इसको मेंटेन करके रखता है, और ये HCG कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखेगा, और कॉर्पस लुटियम बना रहेगा आने वाले 9 महीने तक बना रहेगा, और वो कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता रहेगा। मैं वापस से रिपीट करता हूं, ये चीज को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। यहां देखिए, मैंने अभी भी ये कहा कि अगर ये ब्लास्टोसिस बनता है और ये जाके टच हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन। अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो ये ब्लास्टोसिस्ट एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं HCG। ये HCG कॉर्पस लुटियम को बना के रखेगा, कॉर्पस लुटियम को बना के रखेगा। ये समझ रहे हो? यहां देखिए, कॉर्पस लुटियम को डीजनरेट होने नहीं देगा।
और कॉर्पस लुटियम रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी रहेगा। यहां तक समझा क्या? बोलो। Yes, sir. पर अगर Yes, sir. हाँ, पर अगर मान लो कि स्पर्म आया ही नहीं, ये पूरी कहानी नहीं होने वाली है। कोई ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनने वाला है, कोई इम्प्लांटेशन नहीं होने वाला है, तो वो कॉर्पस लुटियम सेफ नहीं है। वो कॉर्पस लुटियम क्या होने लगेगा? आप डीजनरेट होने लगेगा। और वो कॉर्पस लुटियम किसमें डीजनरेट होने लगेगा? कॉर्पस एल्बिकन में। किसमें? Corpus albicans. कॉर्पस एल्बिकन में डीजनरेट होगा। और कॉर्पस एल्बिकन कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो 21वें दिन के बाद से, ये देखिए, यहां पे देखिए, 21वें दिन के बाद से कोई इम्प्लांट मतलब स्पर्म आया ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, ब्लास्टोसिस्ट बना ही नहीं, इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं, एचसीजी सीक्रेट हुआ ही नहीं, तो कॉर्पस लुटियम सेफ नहीं रहेगा, वो डीजनरेट होना स्टार्ट होगा। तो कॉर्पस लुटियम अगर डीजनरेट होगा तो मेरे को बताओ कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल अब उतना ही रहेगा कि कम होने लगेगा? कम हो जाएगा। तो आप देखो कि 21 दिन के बाद कम से होने अभी, लगेगा। हाँ, 21 दिन के बाद से अब ये दोनों भी हार्मोन का लेवल कम होने लगेगा। इवन एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल भी कम हो रहा है। बस यही था, दोनों भी हार्मोन का लेवल अब कम हो रहा है। दोनों भी हार्मोन का लेवल कम हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो। और दोनों भी हार्मोन का लेवल कम होगा तो जो उन्होंने काम किया था, मतलब उन्होंने क्या क्या काम किया था? ये दोनों ने मिलकर एफएसएच और एलएच को रोक के रखा था ना। Yes, sir. तो अब ये दोनों का लेवल कम हो रहा है तो एफएसएच और एलएच कम रहेगा कि बढ़ेगा वापस से? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ अब आप ही कह रहे हो कि एफएसएच और एलएच का लेवल कम हो रहा है, सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है। यहाँ पे एग्री करते हो? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। Yes, sir. कम हो रहा है। तो इनका लेवल कम होगा तो एफएसएच और एलएच का लेवल जो पहले कम था वो बढ़ेगा कि कम रहेगा? क्योंकि ये दोनों हार्मोन का लेवल जब तक ज्यादा था, हाँ, जब तक इनका लेवल ज्यादा था ये दोनों हार्मोन का, इन्होंने एफएस और एलएच को क्या करके रखा था? इनहिबिट करके रखा था, कम करके रखा था। पर अब ये खुद कम हो रहे हैं ना, ये खुद कम हो रहे हैं। Yes, sir. तो एफएसएच एलएच का लेवल बढ़ेगा कि कम ही रहने वाला है? बढ़ेगा, Yes, sir. क्योंकि इनका लेवल अब कम हो रहा है। तो अब ये ज्यादा देर तक इनको इनहिबिट करके नहीं रख सकते। जैसे ये हार्मोन का लेवल कम होगा तुरंत से इनका लेवल बढ़ जाएगा एफएसएच और एलएच का। और जब एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ेगा तो वापस से नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि फॉलिकुलर फेज में ये दोनों हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे और फॉलिकल्स बन रहा था। बताओ, इतना बात समझ में आया आपको? Yes, sir. तो आप देख रहे हो ग्राफ में कि एफएसएच एलएच का लेवल कम होगा तो वापस से, सॉरी, इसका यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, फिर से एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ेगा, फिर से अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फॉलिकुलर फेज। और आपको एक बात और बता दूं कि ये दोनों जो हार्मोन थे इनका एक और काम था। ये दोनों के दोनों हार्मोन मायोमेट्रियम को इनहिबिट करके रखते थे। किसको? मायोमेट्रियम। मुझे मायोमेट्रियम बताओ गरिमा, क्या होता है? कहां था ये मायोमेट्रियम? ये मायोमेट्रियम क्या करता है? किस चीज से बना हुआ है ये मायोमेट्रियम? यूट्रस में होता है, मसल से बना होता है। बहुत बढ़िया, मायोमेट्रियम बना है मसल से। और ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से बचा रहा था। कौन? ये दोनों मायोमेट्रियम को इनहिबिट करके रखते हैं। इसका मतलब है कि मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने नहीं देते। पर जैसे ही ये दोनों हार्मोन का लेवल कम होगा मायोमेट्रियम इनहिबिट नहीं रख पाएगा और मायोमेट्रियम जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने लगेगा, जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम का जो फंक्शनैलिस वाला पार्ट है वो झड़ जाएगा और पीरियड्स आएगा, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जो कि तीसरे दिन होता है। पहले शुरू के तीसरे दिन होता है। बोलो, ये पार्ट समझ में आया अभी आपको? Yes, sir. तुम लोग यहाँ पे देखिए कि 21 दिन के बाद से दोनों का लेवल कम हो रहा है।
प्रोजेस्टेरॉन का भी और एस्ट्रोजन का भी। जैसे ही इनका लेवल कम होगा तो तुम लोग यहां पे देखो कि तीनों चीज होगी कि एक तो एफएसएच और एलएच जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा Yes, sir. और वापस से फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, एंडोमेट्रियम अब ज्यादा देर तक ग्लैंडुलर नहीं रहने वाला है। और तीसरा, मायोमेट्रियम बताओ इनहिबिटी रहने वाला है कि अब वो स्टिमुलेट होगा? मायोमेट्रियम बताइए। सर स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट होगा तो मायोमेट्रियम जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने लगेगा, जिससे एंडोमेट्रियम जो थिक था वो वापस से शेड ऑफ हो जाएगा और ब्लड आएगा। ये पार्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. ये फंक्शन पे ध्यान देना जो लिखा है मैंने, ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का ये फंक्शन है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एलएच का लेवल तुम लोग देखो 14वें दिन पर कहां पे था? टॉप पर था कि नहीं? 14वें दिन पर एलएच Yes, यस sir. सर। ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का मैंने एलएच बनाया है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। Yes, sir. 14वें दिन पर टॉप पर है, पर क्या वो 21वें दिन पे खत्म हो गया कि है अभी भी थोड़ा बहुत? 21वें दिन पे सर है। सर है। जब तक एलएच थोड़ा बहुत भी रहेगा वो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखेगा, बना के रखेगा। तो 21वें दिन पर तुम देखो कि अभी भी एलएच है, इसके लिए कॉर्पस लूटियम बना हुआ है, और कॉर्पस लूटियम है तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन राज कर रहे होंगे। तो 21वें दिन की कहानी देखिए कि एलएच अभी भी थोड़ा बहुत है, इसके लिए कॉर्पस लूटियम बना हुआ है। इसके लिए एलएच का नाम पड़ गया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग क्यों बोला? क्योंकि लूटियम को बना के रखता है, कॉर्पस लूटियम को बना के रखता है। एलएच का फुल फॉर्म समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. एलएच क्यों बोलते हैं? एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, मतलब ये कॉर्पस लूटियम को बना के रखता है। और जब तक थोड़ा बहुत भी एलएच रहेगा कॉर्पस लूटियम सेफ है। पर 21वें दिन के बाद अगर आप देखो तो एलएच का लेवल एकदम ना के बराबर हो जाता है, और एलएच 21वें दिन के बाद से घटता है। तो कॉर्पस लूटियम बताओ सेफ रहेगा कि अनसेफ होगा? कॉर्पस लूटियम सर अनसेफ। तो कॉर्पस लूटियम 21वें दिन से टूटना चालू हो जाता है और वो कॉर्पस एल्बिकन बनना स्टार्ट होता है। इसके लिए 21वें दिन के बाद से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल भी घटना चालू होता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. 21वें दिन Yes, की sir. बात, ये देखो ये 21वें दिन की कहानी है। ये 21वें दिन की कहानी, रे व्हाइट कलर से बताता हूं। ये 21वें दिन की कहानी देखिए, दिख रही है आपको? Yes, sir. यस सर। पर फिर भी आप देखो एंडोमेट्रियम का वॉल अभी भी थिक है। ऐसा नहीं है कि 21वें दिन के बाद से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट रहा है तो एंडोमेट्रियम तुरंत घट जाएगा, नहीं। अभी भी देखो आप, अगर यहाँ पे 28वें दिन पे देखोगे तो 28वें दिन पे प्रोजेस्टेरॉन पूरी तरह से खत्म हो गया कि थोड़ा बहुत है अभी भी 28वें दिन पर? 28वें दिन पे मुझे ग्राफ देख के बताइए कि प्रोजेस्टेरॉन पूरी तरह से खत्म हो गया कि थोड़ा बहुत है? सर खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत है ना। 28वें दिन पे देखो, 28वें दिन पे थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरॉन है कि नहीं? Yes, sir. है. यस थोड़ा सर बहुत है। प्रोजेस्टेरॉन रहेगा ना, तब Yes, तक वो sir. एंडोमेट्रियम को, हाँ सुनो, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन रहे प्रोजेस्टेरॉन रहेगा ना, तब तक वो एंडोमेट्रियम को थिक रखेगा। पर 28वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन तो एकदम ना के बराबर हो गया, देख लो। तो अब एंडोमेट्रियम वैसा का वैसे रहेगा कि शेड ऑफ होगा? Seda. शेड ऑफ होगा। इसके लिए देखो 28वें दिन के बाद फिर से पहला दिन चालू, और देखो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ है। समझ में आया आपको? Yes, sir. मतलब आप ये देखना ग्राफ में, ऐसा मत समझना कि 21वें दिन पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम ज्यादा है, पर 21वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है तो एंडोमेट्रियम का थिकनेस भी कम होना चाहिए। ऐसा मत समझना। प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है नो डाउट, पर थोड़ा बहुत भी अगर प्रोजेस्टेरॉन रहता है तब तक एंडोमेट्रियम थिक रहेगा। पर 28वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन एकदम घट रहा है तेजी से, मतलब ना के बराबर हो गया है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। इसके लिए एंडोमेट्रियम घटना चालू होता है 28वें दिन के बाद, फिर से पहला दिन चालू। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन हम कौन सा कंसीडर करते हैं? जिस दिन ब्लड निकलता है। मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, यहां पे द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग is considered as first day of
मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस दिन ब्लड आता है उस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन कंसिडर किया जाता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही जरूरी है, ये एक फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक है, फीमेल को फीमेल बना रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होना जरूरी है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं होगा तो वो फीमेल प्रेगनेंसी नहीं होगी कभी भी। मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू कब से होता है? 13 की उम्र से, 13 या 14 की उम्र से चालू होता है, मतलब वहां से फीमेल प्रेग्नेंट बन सकती है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल को डेवलप करता है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, और ये चलता है 13 से लेके 55 तक, 50 तक, किसी में 45 तक ही चलता है। हम ऑन एन एवरेज 35 से 40 साल पकड़ के चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। बोलो, ये पार्ट समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. और मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस उम्र से चालू होता है उसे मिनार्च कहते हैं, और जिस उम्र में खत्म होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। ये लगभग 40 साल का होता है, और हर 28वें दिन पे एक एग निकलता है, एक एग निकलता है। और मुझे बता दीजिए कि वो एग ओवम है कि सेकेंडरी oocyte है? सर एक डाउट था। हाँ सर बताइए। जो फीमेल बॉडी से वाइट डिस्चार्ज होते हैं उसका रीजन क्या होता है? फीमेल बॉडी से जो व्हाइट कलर का जो डिस्चार्ज होता है उसका क्या रीजन होते हैं? वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ही है। व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है वो मे बी ड्यू टू सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि वजाइना के ओपनिंग से अगर कोई व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन हुआ हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी, या मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी होता है, जब पीरियड्स आता है तो वो टाइम पे भी होता है, नो डाउट। तो ब्लड तो आता ही है, बट साथ में थोड़ा बहुत म्यूकस, वो जो चिपचिपा होता है ना म्यूकस, वो रिलीज होता है। आ रहा है समझ में ये चीज? यस सर। ओके, और कुछ डाउट निकिता, गरिमा, अंकिता, आप तीनों को? No, sir. तो सर Sir, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था मतलब मेरा? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एग निकलता है, मैंने ये कहा था कि हर महीने में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब 28 दिन का होता है। 28 दिन का होता है मतलब साल में लगभग 12 से 13 बार होता है, वो भी लिख देता हूँ। 12 से 13 साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन का पर ईयर। मतलब कितने अंडे निकलते होंगे? 13 अंडे निकलते होंगे पर ईयर, और लगभग 40 साल तक चलता है। तो 13 को इंटू 40 करो तो जो वैल्यू आई वो आप लोग याद रखना, ये आपका होमवर्क है कि कितने अंडे निकलते होंगे पूरी फीमेल की लाइफ में, पूरे हाँ उसके। जी। हाँ ठीक है, वो आपका कैलकुलेट करना, 412 के आसपास कुछ होगा। बट मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि जो एग निकलता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, वो एग ओवम है कि सेकेंडरी oocyte है जो कि मेटाफेज 2 पर अरेस्ट हुआ है? सर सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte है जो कि मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हुआ है। वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वो ओवम बनता है, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट में हम फर्टिलाइजेशन डिटेल में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन मैंने लास्ट टाइम पे भी कहा था, पर नेक्स्ट लेक्चर जब मेरा होगा हम फर्टिलाइजेशन डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल किया है। एक बार एक छोटा सा 2 मिनट में क्विक रिवीजन करा देता हूं आपको। यहां से स्टार्ट हो रहा था, ये तो मैंने शुरू में आपको फॉलिकल्स बता दिया था। आपको खाली इतना याद रखना है कि ये oogoonium भी प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी oocyte भी प्राइमरी फॉलिकल में, ये प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्ट हुआ है वो अभी भी प्राइमरी फॉलिकल में। फिर वही प्राइमरी oocyte जब आगे जाके अपना मियोसिस 1 रिज्यूम करेगा तभी भी प्राइमरी oocyte ही होगा। ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, और एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना कि चाइल्डहुड के बाद जब प्यूबर्टी लगती है तो वो अपना मियोसिस 1 वापस से स्टार्ट करता है प्राइमरी oocyte, तभी भी प्राइमरी फॉलिकल ही होता है। और फिर जब वो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, क्या बनता है? सेकेंडरी, ये सेकेंडरी oocyte बनता है, तब वो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर आता है। और फिर वो आगे जाके सेकेंडरी फॉलिकल क्या बनता है? टर्शरी फॉलिकल बनता है। याद रहेगा ये चीज, ये याद रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस सर। मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो, अच्छा मैं एक चीज और याद रखो, मैं मैम को एक चीज भेजूंगा जिससे आपका ये फॉलिक्यूल वाला जो पार्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक नोट्स भेज दूंगा मैम के थ्रू, तो मैम के थ्रू मैं आपको एक नोट्स भेज दूंगा जो आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। oogenesis और फॉलिक्यूलोजेनेसिस, ये जो चल रहा है वो oogenesis चल रहा है, और ये जो चल रहा है वो फॉलिक्यूलोजेनेसिस चल रहा है, वो अपना साथ में हो जाएगा। वो नो डाउट, वो आपको मैं नोट्स भेज दूंगा। दूसरा क्लास आपको की रिकॉर्डिंग में भेज दीजिएगा। क्या चीज, क्या बोल रहे हो? क्लास की रिकॉर्डिंग में भेज दीजिएगा। हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं मैम को भेज दूंगा, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगी, ठीक है? ये देखिए,
ये चीज मैं आपको बता रहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है, 13 की उम्र में, खत्म कब तक होता है, किसी किसी में 45, किसी में 50, किसी में 55, लगभग हम 40 साल ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं। और एक साल में 13 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हर साइकिल में एक एग निकलता है, वो एग होता है सेकेंडरी oocyte, ना कि ओवम। फिर मैंने आपको बताया कि ये साइकिल स्टार्ट कैसे होता है। ये साइकिल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 28 दिन का ये साइकिल होता है। पहला दिन हम कंसिडर करते हैं जिस दिन ब्लड निकलता है। मेंस्ट्रुएशन का पहला दिन जिस दिन ब्लड निकलता है, इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस केस में आप देखो कि ये ओवेरियन चेंजेस है, कि ओवरी के अंदर 2 फेज दिख रहे हैं हमको। कौन सा? फॉलिकुलर फेज एंड लूटियल फेज। लूटियल फेज। जबकि यूट्रिन चेंजेस के अंदर हमको कितने फेज दिख रही है? 3 फेज दिख रही है। मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 1 से 3 दिन तक की होगी, प्रोलिफरेटिव फेज जो कि 3 दिन से लेके 14 दिन तक होगी, और सिक्रेटरी फेज जो कि 14 दिन से लेके 28 दिन की होगी। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ लेते हैं कि लूटियल फेज किस फेज के बराबर आ रहा है, ये लूटियल फेज किस फेज पर इक्विवेलेंट है? सिक्रेटरी फेज पर इक्विवेलेंट है, क्योंकि लूटियल फेज भी 14 दिन का है, 14 से लेके 28 दिन तक, और सिक्रेटरी फेज भी 14 से लेके 28 दिन तक है। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसा पूछ लेते हैं कि लूटियल फेज किस फेज का करस्पॉन्डिंग है, मतलब जिस टाइम पे लूटियल फेज हो रहा है ओवरी में, उस टाइम पे यूट्रस में कौन सा फेज हो रहा होगा, बताइए। सेक्रेटरी फेज। वेरी गुड। जिस टाइम पे लूटियल फेज हो रहा है उस टाइम पे ओवरी में सेक्रेटरी फेज हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। और एक लास्ट चीज याद रखना आप लोग, लास्ट चीज ये है कि मैंने आपको क्या कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28। और मुझे बताओ कि ओव्यूलेशन कौन से दिन पर होता है? 14। 14 डेज का होता है। पर Yes. ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये 28 डेज का होता है, नो डाउट। ये 28 डेज में से शुरू के 14 दिन कौन से फेज होते हैं? और लास्ट के 14 दिन कौन से होते हैं? लूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज हमेशा 14 दिन का ही होता है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम 14 दिन तक ही होने वाला है, उसके बाद नहीं होने वाला है। पर फॉलिकुलर फेज डिफर कर सकता है। फॉलिकुलर फेज कैन डिफर, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इट कैन डिफर। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जरूरी नहीं है कि हर फीमेल में 28 दिन का ही हो। मेंस्ट्रुअल जो 28 दिन में बोल रहा हूं, ये एवरेज बोल रहा हूं, एवरेज। किसी किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 31 दिन का होता है, किसी में 35 दिन का होता है, किसी में 45 दिन का होता है, समझ रहे हो? किसी किसी में 60 दिन तक चला जाता है। कभी कभी बोलते हैं पीरियड्स डिले हो जाता है। तो वही है कि जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का ही हो। वो पीरियड्स डिले होने का कारण है कि उसके डाइट खाने में चेंज हो गया है, एनवायरनमेंट में चेंज हो गया है, स्लीप एंड वेकअप साइकिल डिस्टर्ब हो गए, हार्मोनल इंबैलेंस हो गए, समझ रहे हो? ये सभी कारणों की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और पीरियड्स अगले महीने जो डेट पर आना होता है वो डेट पर नहीं आता है, वो और आगे डिले हो जाता है। तो ये जो रीजन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है, नो डाउट, पर बहुत फीमेल में 35 दिन का होता है, किसी में 40 दिन का आता है, किसी में 45 दिन का आता है। तो इन सभी के अंदर ल्यूटियल फेज 14 दिन का ही रहने वाला है। बदल रहा है तो क्या बदल रहा है? फॉलिकुलर फेज बदल। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फीमेल है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है? 35 डेज का है। तो ये 35 डेज में से इसका ल्यूटियल फेज कितना दिन का होगा? ल्यूटियल फेज 14 दिन का होगा। तो ये 14 दिन का ल्यूटियल फेज होगा, नो डाउट। 14 दिन का ल्यूटियल फेज होगा, नो डाउट, क्योंकि ल्यूटियल फेज सभी में कंसिस्टेंट है, चाहे 31 दिन का हो, चाहे 35 दिन का हो, चाहे 45 या 60, इन सभी में ल्यूटियल फेज 14 दिन का ही होता है। पर डिफर क्या होने वाला है? कौन सा फेज डिफर होने वाला है, वेरी होने वाला है, बताइए? फॉलिकुलर फेज। तो अगर हमको ओव्यूलेशन काउंट करना है कि ओव्यूलेशन कौन से दिन पर हो रहा है, ओव्यूलेशन कौन से दिन पे हो रहा है, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि 14वें दिन के ही जस्ट दिन ओव्यूलेशन होता है। तो हम किसी भी डेट को 14 से माइनस करेंगे। जैसे कि मेरे को पता करना है कि इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन का है, तो मुझे जानना है कि इसका ओव्यूलेशन कौन से दिन पर हुआ है, 35 में से ओव्यूलेशन किस दिन पर हुआ है। तो मैं करूंगा 35 माइनस 14, और मेरे को क्या आंसर मिलेगा? 21। मतलब इसमें 21वें दिन पर ओव्यूलेशन हुआ है। 21st डे पे क्या हुआ है? ओव्यूलेशन हुआ है। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी नंबर दे देंगे
बोल देंगे कि किसी फीमेल में 45 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बताइए ओव्यूलेशन कौन से दिन पे हुआ है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा हूं, इसका आंसर दो। 45 दिन का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसमें ओव्यूलेशन किस दिन पर हुआ होगा? $31. 31, वेरी गुड। 31 सर। 31 इज द राइट आंसर। तो ठीक है, तो आपको -14 करना है। क्यों -14 कर रहे हैं? क्योंकि ये 14 जो दिन है वो कौन सा दिन है? ल्यूटियल फेज का दिन है, क्योंकि ये सबके अंदर कॉमन है। मैंने वही लिखा है, ल्यूटियल फेज इज कंसिस्टेंट, ये किसी में नहीं बदलने वाला। बदलता है तो कौन सा डेट? फॉलिकुलर फेज Follicular पर। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो आपको वीडियो है, सर हाँ बोलिए। इस चैप्टर के नोट्स बने हैं। इस चैप्टर के नोट्स बने हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ, मैम को शेयर करता हूँ, कल तक आपको मिल जाएंगे, कल इवनिंग तक। ठीक है, Yes, sir. बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। Bye, sir. ओके सर, गुड सर, एक इवनिंग। क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए। सर्टोल्गी सेल कौन से हार्मोन से रेगुलेटेड होते हैं, मतलब FSH हार्मोन जैसे सर्टोली सेल्स पे जाता है, सर्टोली सेल्स 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। 3 हार्मोन, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, टेस्टोस्टेरॉन और मुल्लेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस MIH। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यही था कि सर्टोली सेल्स किस हार्मोन को एक्टिवेट होता है, वो है FSH, क्योंकि सर्टोली सेल्स के सरफेस पे FSH के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।